आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस पर। शोपियां तशद्दुद के बाद 2 लोगों की मौत मामले में FIR दर्ज। एक मेजर समेत कई पर FIR। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गिरफ्तारी की मांग। जवानों के खिलाफ नामजद शिकायत मामले में वजीर आला का बयान का कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई से फौज के हौसले पर कोई असर नहीं, जांच अंजाम तक पहुंचेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर FIR दर्ज होने के बाद बीजेपी खफा। लीडरान ने कहा, इस तरह फौज के हौसले पर पड़ेगा असर। पूछा, तशद्दुद के शिकार मेजर पर कैसे दर्ज कराई गई FIR। जम्मू कश्मीर में तलबा का हो रहा है ब्रेन वॉश। पुंछ के एक निजी स्कूल के तलबा का वीडियो वायरल। आजादी की मांग कर रहा है बच्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हौसला अफजाई करते देखे गए। और कश्मीर के मंजूर अहमद डार को IPL में मिली जगह। घर वालों ने बांटी मिठाइयां। प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलने का मौका। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती ने एक मुजाहिरे के दौरान फौज की कार्रवाई में मारे गए 2 शहरियों की मौत के मामले में दर्ज की गई FIR पर असेंबली में बयान दिया है। मुफ्ती ने कत्ल की दफात में केस दर्ज करने के हुकूमत के फैसले का बचाव किया। शोपियां के इस वाकये के बाद आर्मी के एक मेजर और कुछ जवानों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की गई है। महबूबा ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई से सेना के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही महबूबा ने कहा कि वो इस मामले को किसी नतीजे तक ले जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में PDP और BJP पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अमन बहाली में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार सच में अमन चाहती है तो इक़दामात उठाए, हम सरकार के साथ खड़े होंगे। एक सिग्नल बाहर जाए कि बहुत हो गया खून खराबा, बहुत मासूम जानें जाया हो चुकी हैं। अब कभी ना कभी तो इसको हमें रोक लगाना होगा, हमसे नहीं तो आप। और इसमें आज मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा कदम है जिससे कि आप ये सिलसिला रोक पाएं, हम कहीं पर भी आपके साथ मिलने के लिए और आपके साथ एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। गर्ज ये कि ये सिलसिला रुके। ये जो बार बार हमें यहां अफसोस का इजहार करना पड़ता है, हमदर्दी का इजहार करना पड़ता है, नाराजगी का इजहार करना पड़ता है, इसको हम एक वक्त के लिए बंद करें। कोशिश आप करिए, क्योंकि हाउस के लीडर आप हैं। जहां तक आपको मेरी पार्टी की मदद की जरूरत होगी, मैं इतना ही आपको यकीन दिलाऊंगा कि वॉट एवर यू रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अस, दैट वी आर एबल टू एंड दिस साइकिल ऑफ ब्लडशेड एंड वायलेंस। आई अश्योर यू दैट द नेशनल कॉन्फ्रेंस विल सपोर्ट एनी स्टेप यू टेक so that we can put an end to having to intervene in the house like this. स्पीकर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 2 बाशिंदों के कत्ल को लेकर असेंबली में हंगामा किया गया और शोपियां मसले में जिन जवानों के खिलाफ FIR दर्ज है उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली और सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने मकामी बाशिंदों के कत्ल के मामले में आर्मी के जवानों पर जांच कमेटी बिठाने का मुतालबा किया और इस मामले की 20 दिनों के अंदर तहकीकात हो और अगर जवानों पर इल्जामात साबित होते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए। आपको बता दें कि जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, NCA और कांग्रेस के मेंबर अपनी सीटों पर खड़े हो गए और उनका साथ PDP के रुकने असेंबली अशरफ मीर ने भी दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के रुकने असेंबली ने BJP MLA रविंद्र रैना के लिए दिए गए बयान पर भी जमकर मजम्मत की और बयान की वजाहत का भी मुतालबा किया। गौरतलब है कि रविंद्र रैना ने आर्मी के जवानों को सही ठहराया था।
सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए एक्शन किया। अगर सेना की तरफ से एक्शन नहीं किया जाता तो वहां सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाए। हमारे सेना के जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की गई, सेना के जवानों पर हमला किया गया, सेना के जवानों को घायल किया गया, सेना के जवानों की गाड़ियां तोड़ी गई। ऐसे हालात में जब सेना के जवानों के हथियार छीनने तक नौबत आ गई तो हमारी सेना किसी की आरती नहीं उतारेगी। सेना ने जो किया बचाव में किया, देश की रक्षा के लिए किया और कानून के मुताबिक किया, जो करना बेहद लाजमी और जरूरी था। और उसके पहले कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर सयाहत नवांग रिगजिन ने शोपियां तशद्दुद मामले पर पत्थरबाजी के शिकार फौजियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रही है तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। सुनिए ना, वो तो बीजेपी और पीडीपी जाने भाई, वो बीजेपी और पीडी का सरकार है। सुनिए, वो बीजेपी और पीडीपी का सरकार है। आप सरकार में भी रहें, सरकारी काम भी करें, अपोजिशन का काम भी करें, ये नहीं चलेगा। अगर आप लोग फौजी के ऊपर एफआईआर करने से आपको ऑब्जेक्शन है तो गेट आउट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाई आर यू स्टिकिंग टू द चेयर? फिर आप कुर्सी से बाहर निकलिए। आप कुर्सी का मजा भी लेना चाहेंगे और बाहर बैठ के अपने वोट बैंक के लिए फिर कहेंगे ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत कौन कर रहा है? आपका सरकार कर रहा है। उधर सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारगामी ने रियासत में अफवाह हटाने की मांग की है। वाज़ेह हो कि रियासत में 90 की दिहाई से ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नाफिज है। हमारे साथ हैं मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जिन्होंने आज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को वापस लेने की मांग की है। सर, ऐसी मांग क्यों की आपने? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का ताल्लुक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को ऐसे पेश किया गया है जैसे हर मर्ज का यही इलाज है, ऐसे जैसे कि शायद मुल्क की सलामती का शायद निर्भर है इसी कानून पर। मेरी नज़र में ऐसा नहीं। ये खास सूरत हाल में पहले आर्मी की दखल अंदाजी अंदरूनी हालात में वो हर वक्त हर जगह मुनासिब भी नहीं है, बल्कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन उनकी जिम्मेदारियां हैं सरहदों की, एलओसी की हिफाजत करना, जो वो कर रहे हैं और उस बारे में दो राय नहीं है। कश्मीर के जो हालात हैं, जो कश्मीर के हालात हैं, उसको देखते हुए जरूरी नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के हालात, कश्मीर के ही क्यों पूरी रियासत के हालात ज्यादा बेहतर नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका इलाज ढूंढो यार। पिछले 30 साल से लगभग ये पूरा जो तशद्दुद की लहरें हैं चल रही हैं, रोक लगाने की जो जहां तक सूरत हाल है रोक लगी नहीं है। आखिर इलाज क्या है इसका? फौज का इस्तेमाल भी हुआ, पुलिस का भी इस्तेमाल भी हुआ, कितने लोगों की जानें चली गई, लेकिन सिचुएशन अभी तक उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। आखिर इलाज क्या है? इसलिए मैंने दोहराया उस चीज को, आपने शायद नोट किया होगा कि ये मसला महज सिक्योरिटी का नहीं है, ये मसला महज लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। ये मसला असल में जो लोगों के अंदर एलिनेशन है, जो एक सियासी बीमारी है, सियासी दर्द है, और उसका इलाज ढूंढे कौन? हाउस को ढूंढना होगा, पार्लियामेंट को ढूंढना होगा। तो ये थे मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जिनका कहना है कि जो लोगों में एलिनेशन है वो तभी खत्म होगी जब सेना की जो पावर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कश्मीर घाटी के अंदर। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद ने कहा है कि शोपियां में 2 लोगों की गोली लगने से मारे जाने के मामले पर सिक्योरिटी फोर्सेज और एक मेजर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाज़ेह हो कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है वो खुद पत्थरबाजी के बाद जख्मी हो गए थे और उस वक्त अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। Only starting of an investigation. During the course of investigation, various facts will emerge. We will take everybody's views, what they have seen, who were the witnesses, what have they seen, and even the
Army will also be, army officers over there will also be questioned in this. J&K police is very professional force, and the best part of J&K police output is professionally investigating the cases and identifying the accused, arresting them and chalaning. Now, arrest is with the court. और वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी अपने स्टैंड पर खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अलैदगी पसंद ताकतों के सामने अपने घुटने टेक दिए। बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया ने कहा है कि आर्मी के जिन जवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी के एमएलएस ने ये मांग उठाई है कि खासकर जो शोपियां में जिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एफआईआर लगाया गया है उसको वापस लेना चाहिए, उस पर बात करने के लिए आरएस पठानिया है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। क्या सर आपने जो ये मांग उठाई है क्यों उठाई? देखें, बात यह है कि कश्मीर में हमेशा ये ट्रेंड रहा जम्मू एंड कश्मीर में कि ब्लैकमेल, हल्ला गुल्ला और इस तरीके से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग जो सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं चलता। अरे भाई, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, उन पे हमला किया गया, उनकी बंदूकें छीनने की कोशिश की गई और वो एक मेजर जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है उस पर भी एफआईआर लगा दिया आपने, और एफआईआर भी बाय नेम। अरे भाई, अगर कोई वारदात हुई है तो ओपन एंडेड एफआईआर रहता। हमारी ये कैटेगोरिक मांग है कि ये एफआईआर वापस ली जाए, क्योंकि बाई नेम एफआईआर करके इसका मतलब आप आर्मी के मोरल को डाउन कर रहे हैं। उसमें अपीजमेंट की पॉलिसी हमेशा से रही पीडीपी की, खासकर जब अभी बीजेपी के साथ अलायंस में, लेकिन उससे पहले भी कोशिश यही रही कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खुल के बोलती आई है पीडीपी। तो ऐसे में बीजेपी साथ में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारा स्टैंड है वो हमने विधानसभा में बिल्कुल क्लियर किया है, और अपीजमेंट नहीं, मेरा कहना है कि शायद कोई कहीं से कोई पुल्स और प्रेशर की बात या किसी को ठंडा रखने की बात, किसी सच को सच कहना चाहिए उसमें। अगर दिस इज लॉ एंड ऑर्डर इशू, अगर किसी को लड़ते कहीं पे, कहीं अनप्रवोक्ड फायरिंग थोड़ी उनको लगी, थोड़ी उनको लगी, और कहीं अपनी गन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहीं गोली चली उसमें, तो वो कहीं एट द हीट ऑफ द स्पर ऑफ द मोमेंट चली होगी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि इसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कीजिए एंड लॉ शुड फाइंड इट्स ओन कोर्स। आपने एकदम में लाके बाई नेम लाके आर्मी के लोगों को इस तरीके से अपने एफआईआर रजिस्टर कर दिया। ये तो वही हुआ जो जैसे उस मेजर ने बेचारे ने पत्थरबाजी रोकने के लिए उसको आगे बांधा, आपने तमाशा बना के इसको शो बना दिया। ऑपोजिशन जो है इस मुद्दे पर इकट्ठा हो गया है, आपको लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी और भारत की जो अपने आप को एक पार्टी कहती है, उसको बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने भी बिल्कुल जो सेशनिस्ट और जो सेपरेटिस्ट ताकतें हैं उनको सामने घुटना टेक दिया है, और पूरा उन्होंने वो जो कश्मीर अपीजमेंट और पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको आज कांग्रेस ऑब्जर्व कर गई। ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये थे पठानिया साहब, जिनका कहना है कि खासकर इसकी जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर की गई है उससे सेना का मोरल डाउन हो सकता है, और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। पीडीपी लीडर यासिर रशी ने रियासत में अमन बहाली के लिए बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान और अलैदगी पसंद लीडरान से भी बातचीत करनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको ये पूरी बातचीत। आज अपर हाउस में एक ऐसा बयान भी आया कि जब मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल यासिर रशी ने बताया कि अपर हाउस और लोअर हाउस को आज एतमाद में लोगों ने नहीं लिया हुआ है, और लोगों का जो हमारे साथ एक भरोसा था वो ख़त्म हो गया ऐसे वाक़यात पैदा होने से। यासिर रशी साहब, आपने बात रखी कि हमारा एतमाद, हमारी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी। जितने भी लोग हैं, क्या वाजिया करना चाहते थे आप? सीधे से वाजिया करना चाहते हैं, जितनी भी किलिंग्स हो रही है, जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, ये हमारे लोगों पे बदनुमा दाग है। चाहे अपर हाउस का कोई मेंबर हो या लोअर हाउस का मेंबर हो, चाहे मेन स्ट्रीम का कोई भी शख्स हो, जितने भी मासूम मारे जाएंगे तो ये बदनुमा दाग है। ये कोई बड़ी बात, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसमें कुछ ना कुछ निकालने का रास्ता, इससे निकलने का जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो ये सब आज पीटीपी के साथ मेजॉरिटी होती, आपके पास 45 वोट अपने होते तो क्या करते? क्योंकि बीजेपी कह रहा है कि आर्मी को अप्रिशिएट करो। सेल्फ रूल होता, सेल्फ रूल का हमारा एजेंडा, हम उस पर बात कर लेते। हमारी मेजॉरिटी होती तो सेल्फ रूल, हमने एक, हमारे लीडर कभी कंफ्यूजन के शिकार नहीं थे। उसने एक बात कही है हमेशा अपनी जिंदगी देखिए कि हमारा कहां पर मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर कहां पर सेफ है। वो कभी डबल माइंडेड के शिकार नहीं थे, कंफ्यूजन के शिकार नहीं थे, लेकिन उसने एक राह दी है, वो है सेल्फ रूल की शक्ल में। जो आज़ाद कश्मीर के रोड खुल गया, आप देख लीजिए उसमें कितना फर्क पड़ा। वो खाली मूली गाजर खरीदने के लिए नहीं था, वो एक एहसास दिलाना था। वो एहसास जो शिकस्त दी गई थी, जहनी शिकस्त मिली थी जवानों को, जो लग रहा था शायद हमारी जहनी शिकस्त दी गई है, उसके लिए उसको दिया गया था कि नहीं, आप शिकस्त के शिकार नहीं हो। आप ऑपरेशन ऑल आउट हल नहीं है,
ना वो तो आपकी गवर्नमेंट में चल रहा है। देख लीजिए ऑपरेशन ऑल ओवर, न हल हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा। हुर्रियत वाले तो जेल में है, आप किससे बात करेंगे? वो तो हुर्रियत वाले ही नहीं, अगर लीडरों से बात हुई होती तो शेख अब्दुल्ला को तो इख्तियार दिया भी था, कुर्सी भी, वो भी तो एक टाइम लीडर था। शेख अब्दुल्ला को आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, ये चीजें नहीं थी जो ग्राउंड पे है, गलत है। आपने कहा था हुर्रियत से बात करेंगे, वो जेल है। आपने कहा था यूथ को हमने अपलिफ्ट करना है, इनको एम्पावर करना है, वो शोपियान में वाक़या है। हमारा एजेंडा में ये भी था कि हमें पाकिस्तान से भी बात करनी है, हमने उसके लिए तैयार थे, लेकिन वो लोग वहां से तैयार नहीं हो रहे, तो इसलिए एक मसला दबा हुआ है। पाकिस्तान को भी हमने कहा था उनसे भी बात करनी, वो भी हमारे एजेंडा में था, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए आगे नहीं आ रहा है, तो उसमें भी तो देखने की जरूरत है। यासिर रेशी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ बातचीत करना लाजमी है। स्टेट गवर्नमेंट को एतमाद में लेकर बाकी स्टेक होल्डर से भी बातचीत करना होगी और इस तरह शोपियान जैसे वाक़यात जो हैं दोबारा पेश नहीं आएंगे। अशरफ वानी और आशू के साथ तजम्मुल ज़ी मीडिया, जम्मू। हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने हुकूमत से अफस्पा को खत्म करने की अपील की है। मीरवाइज ने कहा है कि ये एक गलत कानून है जिसे खत्म करने की जरूरत है। साथ ही शोपियां मसले पर भी कहा है कि इससे पहले भी हजारों मामलों पर जांच चल रही है जिसके अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। वादी में इन दिनों स्कूली बच्चों को भड़काने की साजिश चल रही है। आप खुद देखिए कि किस तरह बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मुल्क के खिलाफ भड़काया जा रहा है। पहले तो उन्हें अनाप शनाप सिखाकर उनसे स्पीच दिलवाई जाती है और उसके बाद उस पर तालियां बजवाई जाती हैं और इन सब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद राना भी शामिल हैं। न सिर्फ शामिल हैं बल्कि बच्चे को सही गलत की जानकारी देने के बदले वो इसकी नासमझी पर तालियां पीट रहे हैं। ये वीडियो देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आपके बच्चों को किस तरह बहकाया जा रहा है। हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, अब 26 जनवरी का जो वाक़ा हुआ वो मेंटर की तारीख में बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट स्कूल वहाँ जो मेंटर एडमिनिस्ट्रेशन है अपने स्कूल के प्रोफेसर और टीचरों को बिठा के यहाँ बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल को फर्स्ट पोजीशन दी गई है। प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। इसीलिए आज हम आपके पास बहुत ज्यादा अपने दिल की बात रखने आए हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, आप इस कंस्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, इसीलिए आज हम आपके पास यहाँ अपने दिल की बात को रखने के लिए यहाँ ये देखो आप यहाँ कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है, पर हुकूमत को टच से मस नहीं हो रही है। इसलिए हम जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन हम फ्रीडम चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हुकूमत से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बीजेपी लीडर और रियासत के वजीर सेहत बाली भगत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के एक वीडियो पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने नसीहत दी है कि बच्चों को समझाने की बजाय उन्हें बरगलाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। एमएलए मेंढर जावेद राना का जिस तरह से विवादास्पद बयान आया है उसके बाद जहां सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को उकसावा दिया गया है, देश विरोधी उनसे बातें कहलवाई गई हैं, उस पर बात करेंगे। सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं बाली भगत जी, किस तरह से इसको देखते हैं? पहले भी जावेद राना के इस तरह के मुतनाज़ा बयान सामने आए, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखें, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में एक तरीके का कल्चर बनाया जा रहा है। छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो फूल होते हैं, जो 6th में पढ़ता है या 7th में पढ़ता है, 10 साल का बच्चा क्या होता है, 10-12 साल का बच्चा, उनको पता नहीं होता है ये जम्मू कश्मीर मसला क्या है, ये आज़ादी क्या होती है। दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ द आज़ादी। लेकिन इस तरीके की, जैसे मैंने भी वहाँ वो वीडियो देखी, को इनाम नहीं मिला, प्राइज़ नहीं मिला, इसलिए हमको आज़ादी चाहिए। लेकिन वो एमएलए अगर वहाँ पर बैठा हुआ था तो उस एमएलए को उसको समझाना चाहिए, बच्चे को पूछना चाहिए बेटा आज़ादी क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, इनको समझाने की ज़रूरत है। उसकी वजह से जिस तरह से जो बच्चे ने बयान दिया या बोला, उससे बुलवाया गया, उसके बाद उसको समझाने की बजाय उसको बढ़ावा दिया गया, क्लैपिंग की गई। आपको लगता है कि खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं उनका डबल स्टैंडर्ड सामने आता है? देखिए, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है।
देखो ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है। जम्मू कश्मीर का जब एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ और एक्सेशन के बाद सबसे ज़्यादा अगर हुकूमत रही है यहाँ पर, पॉपुलर गवर्नमेंट रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही। और ये सारी जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, कश्मीर की सिचुएशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज एलिनेशन की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आज ये बात करती है कि नहीं जी हालात ख़राब हैं। वह आप ही तो रोल कर रहे थे जम्मू कश्मीर को। इन लोगों को ये सेपरेटिज्म किसने सिखाया? अब ये इस तरीके के वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हुआ है सब। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है इस सारे के लिए, इस सारी सिचुएशन के लिए। और ये 4 दिन में ठीक होने वाली नहीं है। इतने वर्षों से ये लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये, और यही आज हाउस में भी हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन को डील करने में टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता से ठीक हो जाए। बीजेपी किस तरह से इसको देखती है? क्या बीजेपी इसको कंडेम करती है, इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का सवाल है, जम्मू कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। जम्मू कश्मीर के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों को हर तरीके की फैसिलिटी है। और बाकी मेरा सवाल था सर, क्या आप जावेद राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, देखिए, जावेद राणा जो ऑनरेबल मेंबर है, उस मेंबर को मैंने ये कहा कि ये पॉलिटिकल लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भाई हम जो हैं कोई मिसगाइडेड हैं, कोई छोटे बच्चे हैं जिनको अभी अकल नहीं है, जिनको इन चीज़ों का मतलब नहीं है, उनको समझाना चाहिए, उनको उकसाना नहीं चाहिए। ये जो उकसाने वाली जो राजनीति है, ये जो है, ये जो भी राजनीतिक दल करता है, दैट इज हाईली कंडेमनेबल। तो ये थे बाली भगत, जिनका कहना है कि खासकर जो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ, उनको समझाने की बजाय अगर उकसाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और ऐसे जो एमएलए हैं जिन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाई है, उनको इस तरह की जो मुतनाज़ा बयान और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी शौकत अहमद गनी ने एक नए तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने मुतनाज़ बयान में जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि आम कश्मीरियों की जान बचानी है तो रेफरेंडम करवाना जरूरी है। हमारे साथ हैं एनसी-एमएलसी शौकत अहमद गनाई, जिन्होंने आज प्लेबिसाइट की मांग उठाई है यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सर, इस तरह का मुतनाज़ा बयान आपने क्यों दिया है? नहीं, मैंने कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया है। मैंने कहा कि ये जो सिविल किलिंग्स का सिलसिला है वो अभी रुकने का नाम ले रहा है। किसी न किसी तरीके हर मेंबर ने वहाँ पे तकरीर की है और हर किसी मेंबर ने ये इजहार किया है कि इस सिविल किलिंग्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग हो, चाहे वो सिविल किलिंग्स हो, किसी न किसी तरीके से रुकना चाहिए। और मैंने यही बात किया कि मैंने कहा कि अगर वहाँ पर ये स्टोन पेल्टिंग हो रही है, अगर वहाँ पर हड़ताल हो रही है, अगर वहाँ पर कर्फ्यू लगा, अगर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज है, तो हमें किसी न किसी तरीके से उसके जड़ तक पहुँचना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि मामला क्या है। और अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनको वादा किया है तो आपको उस वादे को नहीं, लेकिन प्लेबिसाइट की कभी भी जो है भारतीय मरकजी हुकूमत ने कभी इसकी हिमायत नहीं की है और यही कहा है कि ये प्लेबिसाइट संभव नहीं है। यही जो सेपरेटिस्ट अलगाववादी नेता हैं वो भी यही मांग उठाते हैं। तो आप में उनमें क्या फ़र्क रह गया? नहीं, आप क्यों भूल जाते हो कि ये किसी ने मांग नहीं किया है कि किसी की हिमायत करने की दूर की बात है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये वादा नहीं किया है लाल चौक में? क्या उसने लोगों को से ये नहीं कहा कि आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना फैसला खुद कर लेंगे? नहीं, लेकिन ऐसे में सेना के ऊपर भी पथराव हुआ है, वहाँ भी उनके ऊपर भी ये भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। केवल सिविलियंस का देखा जाता है, लेकिन जो हमारे सैनिक वहाँ पे मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? हर किसी का दुख हो रहा है, हर किसी को दुख हो रहा है। ये नहीं है कि इंसानी जान, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो सिविल हो, दुख तो होता है, हर किसी को दुख होता है और हमें भी दुख होता है। हम उसकी हिमायत नहीं करते हैं कि किसी को आप मारो, लेकिन हम ये कह रहे थे कि जो कल का इंसिडेंट है, आप किसी और तरीके से इसको टाल सकते थे। आपने देखा होगा कि रूलिंग पार्टी के एमएलए ने भी इस बात को माना है कि उसने कहा कि बिला जवाब फायरिंग की गई है। असेंबली में आपने ये सुना होगा कि उसने कहा कि बिला जवाब वो ताकत का इस्तेमाल किया गया है। आप पैलेट का इस्तेमाल कर सकते थे,
आप पावर शेल का इस्तेमाल कर सकते थे, आप टीयर गैस शेल का इस्तेमाल कर सकते थे, आप टांगों में गोली चला सकते थे, लेकिन आपने टायर कट फायर करके सिविल किलिंग्स तो की ना। नहीं, लेकिन इसमें मेरा आखिरी सवाल ये भी है कि आपने जो प्लेबिसाइट की मांग की है ये कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात की गई है और इसमें खासकर सभी ने इसकी मजम्मत भी की है, लेकिन उसी वक्त मजम्मत उस बात की भी होनी चाहिए जिस तरह से जिस हालात में हमारे सैनिक वहाँ काम करते हैं। तो आपको लगता है कि जो सेना का मोरल है उसको डाउन करने की कोशिश है जिस तरह के बयान से? नहीं, किसी का मोरल हम डाउन नहीं करना चाहते हैं, और किसी का मोरल, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ये एक इंस्टीट्यूशन है और इनको अपना काम है, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपको उस डिसिप्लिन का, जो हम मानते हैं कि जो हिंदुस्तान की आर्मी है ये बड़ी डिसिप्लिन फोर्सेस है, तो आपको किसी न किसी तरीके से उसको साबित भी करना है। तो जो कल आप अभी भी अपनी प्लेबिसाइट की मांग के ऊपर अड़े हैं? नहीं, जो हिंदुस्तान ने वादे किए है, जो हमारा इल्हाक हुआ है, तो इस इल्हाक पे जो शराइत पर हुआ तो वो अमल में लाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी शौकत अहमद गनी की ओर से कश्मीर की आजादी को लेकर दिए गए मुतनाज़ बयान की बीजेपी लीडर चरणजीत सिंह खालसा ने मजम्मत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी कश्मीर में आजादी की बात करे उसे कुचल दिया जाना चाहिए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम ने खास बात की चरणजीत सिंह से। असेंबली में शोपियान मामले को लेकर जिस तरह से ज़बरदस्त हंगामा हुआ, इसी बीच काउंसिल से भी खबर है कि एमएलसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत अहमद गनाई ने आज़ादी तक की बात की कि कश्मीरियों को आज़ादी दे दीजिएगा, ये मामला हल हो जाएंगे। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस डायलॉग के बाद भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आया, और आपकी तरफ आना चाहेंगे कि जब शौकत गनाई साहब ये बात कर रहे थे तो आपने बड़ा शोर उठाया, कहा कि एक रीजन की बात नहीं है। देखिए, जो उसने बात का बहुत गलत बात कही है, ये लोग का जो दिल साफ नहीं है, लाशों पर सियासत करते हैं। मैंने को कहा, जब बोल रहा था मैंने रोक दिया उसी वक्त, मैं कहा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कश्मीर के अकेले नुमाइंदे नहीं हो, कश्मीर में और लोग भी रहते हैं, कश्मीर मेरा भी है, सबका है। हमें आज़ादी नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो आज़ादी मांगने वाला आदमी उसको कुचल दो दरिए। तो क्या लग रहा है आपको चरणजीत जी, ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं बड़े काफ़ी तेज़ हैं, क्या लगता है आपको, किस चीज़ को एड्रेस करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपनी लोगों के बताइए हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, हमारे से लोग जोड़ने चाहिए। आज़ादी कहाँ मांगते हैं? जब हिंदुस्तान के आइन की ओथ लेते हैं, यहाँ जब ओथ लेते हैं तो फिर आज़ादी कहाँ? फिर ओथ नहीं लेनी चाहिए इनको। आज़ादी जा बात लड़े जाके। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल चरणजीत सिंह खालसा के मुताबिक शौकत गनाई जहनी इख्तरा के शिकार हो चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज ये बयान दिया कि आज़ादी कश्मीरियों को दे दो, उसके बाद मामला हल होंगे। बीजेपी का स्टैंड क्लियर क्रिस्टल है कि जो इस तरह के लोग इस तरह की गुमराहकुन बातें करेंगे उनके मुताबिक उन्हें कुचल डालना चाहिए, यानी उनका इशारा साफ था जो लोग इस तरह की बयानबाजी करेंगे। और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी शौकत अहमद गनी के बयान पर कांग्रेस लीडर जीएन मोंगा ने कहा है कि इस मामले को बातचीत से ही हल किया जा सकता है, चाहे उसके लिए हुर्रियत से बात की जाए या पाकिस्तान से। इस मसले पर कांग्रेस लीडर जीएन मोंगा से खास बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम ने। असेंबली के बाद कानून साज काउंसिल में भी हंगामा हुआ। शौकत गनाई का मामला साफ था, वो कह रहे थे कि कश्मीरियों को आज़ादी दे दो, मामले हल हो जाएंगे, रोज रोज के मरने से बेहतर है। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी मोंगा साहब मौजूद हैं, अपर हाउस में उनकी नुमाइंदगी करते हैं। जनाब, शौकत साहब का जो बयान है आप किस तनाजुर में देखते हैं? मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और हुर्रियत, कहीं तो कुछ फर्क होना चाहिए। शौकत साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो उसका जवाब दे सकते हैं, वही दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि लोगों से आप बातचीत कर लीजिए, जो वहाँ लोगों के एस्पायरेशंस है, जो भी स्टेक होल्डर है उनसे बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए। जैसे आप कहते हो कि टेररिज्म वहाँ से आता है, ओके, बात तो कीजिए। बात जिस वक्त आप बंद करते हो, दरवाजे बंद करते हो, हॉट परस्यूट की आपने बात की, ऑपरेशन ऑल आउट की बात की, उस तरीके से ये अपनाने से आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगर पैदा करते हो। और जो नौजवान है, और नौजवान जो आ जाता है वो सुसाइडल बॉम्ब ये बन जाता है। ये तो कभी ऐसा नहीं था आज तक, ये पिछले 3 साल में ये एक डेवलपमेंट हुई है। इस चीज़ को हम वहाँ लाना चाहते थे कि भाई जो हार्ड परस्यूट है इट हैज़ टोटली फेल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोड मैप है, हाउ टू दे वांट टू गो अहेड विद इट। 3-3.5 साल से आप देख रहे हो बॉर्डर्स भी गरजते हैं, इस वक्त लोग मारे जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। और जो कल का वाक़ा हुआ है
इट्स हाईली अनएक्सेप्टेबल एंड अनवारंटेड। वो लोग वही जानते हैं जिस घर में ये जो बच्चा था वो बेचारा मर गया, वहाँ उसकी मौत वाक़ा हुई, वो उसके अयाल, वो उसका माँ बाप देख सकते हैं, भाई बहन देख सकते, उनमें कितना पेन होगा। इट्स ऑल पेनफुल, यू नो। उसे कुछ मसला हल नहीं होने वाला है। अब बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। श्रीनगर में क्रॉस एलओसी ट्रेडर्स की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत ट्रेडर्स यूनियन के सदर हिलाल तुर्की ने की। इस मौके पर तुर्की ने कहा कि सरकार ने हमारी 4 अशिया के एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें सेब, पिस्ता, चारमगज, अनारदाना शामिल हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार काफी हद तक मुतासर हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कुछ रोज कबल हुकूमत ने हमारी कई अशिया के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। इस मौके पर यूनियन के सदर हिलाल तुर्की ने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर हुकूमत ने इन अशिया पर बैन वापस नहीं लिया तो हम मार्च के महीने में अपना एलओसी ट्रेड बंद कर देंगे। आपको बता दें कि इस्लामाबाद क्रॉस एलओसी ट्रेड यूनियन एक वाहिद इदारा है जो इंडो पाक ट्रेड जम्मू कश्मीर के जरिए कर रहा है। साथ ही सीजफायर पर यूनियन के सदर ने कहा कि इसके सबब हमें करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज तक जिंदा रखा। जम्मू में शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रियासत के वजीर कानून अब्दुल हक खान ने कहा कि मुशायरे का दूसरा एडिशन कश्मीर में कराया जाएगा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। तरह से जम्मू के अभिनव थिएटर में आज कुल हिंद मुशायरा जो था इख्ताम पजीर हुआ। न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि बैरून रियासत से भी मुख्तदिर शायरों ने आज की शिरकत की। मेहमान खुसूसी रियासती वजीर कानून अब्दुल हक खान साहब मौजूद हैं। हक साहब, जिस तरह से आपने ऐलान किया कि इस एडिशन को यही नहीं रोकना होगा बल्कि अब कश्मीर टनल के उस तरफ भी लेना होगा और कश्मीर में दूसरा एडिशन होना चाहिए, क्या माने कि इस सीरीज को जारी रखा जाएगा? बिल्कुल। देखें, इस वक्त यहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो यहाँ शोरा आए थे, एक मैसेज एक जाती है हमें इकट्ठे चलने की, और उर्दू ज़बान जो है इसका एक असर जो है न सिर्फ इस मुल्क में है बल्कि सारे सब कॉन्टिनेंट में है। तो उर्दू के ज़रिए हम इकट्ठे बैठें, इकट्ठे चलें, हम सकाफ़त बाकी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएं, बहुत ज़रूरी है इसको आगे ले जाना और आगे इसी तरह बढ़ाएंगे। मुझे यकीन है कि अगला जो कुल हिंद मुशायरा होगा वो इंशाल्लाह हम श्रीनगर में करेंगे, जिसका ये सारा जो होगा मैं खुद जिम्मे ले लूँगा अपने ज़रिए। हक साहब, जिस तरह से निखत साहिबा और बाकी उभरती हुई शायर हजरात जो हमारे सामने आ रहे हैं, वक्त आ चुका है कि रियासती सरकार इसी तरह इनकी मावनत करें और ताकि आने वाले काल में जो गुमनाम शायर ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये शायर जो हैं इनके साथ इनको मिलकर एक्सपोजर मिलेगा और एक नई शुरुआत मानी जा सकती है। देखिए, जहाँ तक एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का ताल्लुक है, उनका काम ये है कि वो न सिर्फ उभरते शायरों को आगे चलाएं, उनकी हौसला अफजाई करें, बल्कि अदब और शायरी में जितने भी उनको आगे ले जाने की ज़रूरत पड़ती है वो पूरा उनको ताउन देते हैं। और ये काम एकेडमी ने ज़िम्मे लिया हुआ है, इसमें सरकार का मुकम्मल ताउन रहता है और सरकार वक्त वक्त पे जब ज़रूरत पड़ती है फंडिंग भी रेज़ करती है। मुझे यकीन है कि ये जो एक काफ़िला एक बड़ी देर से शुरू हुआ है, इस काफ़िले को आगे बढ़ना है और उसमें सारे जितने भी नए छोटे शायर हों या नव शायर हों तो उनको आगे बढ़ने के लिए एक मौका फराहम होता रहता है। एक आखिरी सवाल के निसाब में किस तरह से इन शायरों की जो शायरी है उसको महफूज रखा जाए आने वाले दिनों में? क्या हम देखें कि रियासती सरकार का एजुकेशनल करिकुलम जो हमारा है कहीं ना कहीं छोटी सी जगह मिल जाएगी मकामी शायरों की? देखिए, जहाँ तक करिकुलम का ताल्लुक है, इसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी होती है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, सारे करते हैं और वो वक्त वक्त पे इसको शायरों के जो कलाम होते हैं इसको इंक्लूड भी करते रहते हैं। और मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो नए शायर जो हमारे हैं उनको इंक्लूड करें ताकि एक नई चीज़ें हमारे इसमें करिकुलम भी आएँ और ये लोग इंकरेज भी हों। बहुत बहुत शुक्रिया हक साहब।
रियासती वज़ीर कानून अब्दुल्ला खान साहब बता रहे हैं कि कुल हिंद मुशायरे से हमें एक सबक ज़रूर मिले कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो उभरते शायर हैं, न सिर्फ उनको कौमी सतह के जो शायर हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला, बल्कि एक एक्सपोजर भी मिला। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हो सकता है नसाब में ऐसी शायरी को शामिल किया जा सके जो काफ़ी, जिसमें बगावत हो, जिसमें शायरी हो, जिसमें वो चीज़ें सारी हो जो हफीज़ जालंधरी से लेकर अहमद फराज तक हमने अशार सुने, देखे, उनके कलाम पढ़े। उम्मीद करते हैं कि निगत साहिबा जैसे उभरते हुए शायरों को आने वाले दिनों में उनके जो कलाम है उनको हमारी सरकारी स्कूलों के निसाब में जगह मिल सके। एक अच्छी शुरुआत श्रीनगर, जम्मू और उसके बाद अब कश्मीर घाटी में ये सीरीज जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यह सिलसिला कश्मीर से भी शुरू हो जाएगा। कैमरामैन आशू और अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, अभिनव थिएटर, जम्मू। जम्मू में बीएसपी ने सरकार से पाकिस्तान फायरिंग से मुतासिर लोगों को हर सहूलत मुहैया कराने का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर सोमराज ने कहा कि बॉर्डर के लोग बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि उन्हें हर तरह के साजो सामान मुहैया कराए जाएं। गुजर रहे ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इन्हें हर तरह की सहूलतें मुहैया कराएं। और साथ ही उन्होंने सरकार से बॉर्डर के लोगों के लिए 5-5 मरले का प्लॉट देने का भी को कहा और नौजवानों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए अपील की। उन्होंने इस मुद्दे के अलावा सरकार से बीपीएल के जरिए सर्वे करवाने की भी बात की ताकि बीपीएल के तहत आने वाले लोगों को इस स्कीम के तहत मिलने वाली सभी मंसूबों का फायदा मिल सके। सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ चीफ मिनिस्टर है, ये बहुत सी अनाउंसमेंट्स करते हैं कि हम बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन या और जो सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स हैं वो लागू करते हैं, मगर प्रैक्टिकली वो पैसे जब से ये बीजेपी पीडीपी सरकार आई है 4 साल से वो पैसे जो है वो इनको रिलीज नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये 4 साल से इनके पेंशन और विडो पे केसेस जो है वो उन सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स में पड़े हैं। और हमने कठुआ में गवर्नमेंट से ये चीफ मिनिस्टर साहिबा गई थी तो हमने उनसे भी कहा था कि इन गरीबों की तरफ कौन ध्यान देगा। अगर आप लोग इन जैसे बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनको स्कीमें तो बताते हैं, टेलीविजन पे बताते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको एलोकेशन क्यों नहीं की जाती ताकि उनके जो केसेस हैं वो उनको पेमेंट हो सके, उनके केसेस जो है वो सैंक्शन हो सके। गुलमर्ग यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है ही, लेकिन इसे असली पहचान बॉलीवुड से मिली। 60 और 70 की दहाई में यहां कई सारी फिल्मों की शूटिंग की गई। कश्मीर में तनाज़े के बावजूद लोग खुद को गुलमर्ग आने से नहीं रोक पा रहे हैं। फिलहाल यहां रोमांटिक म्यूजिक एल्बम हीरे की शूटिंग जारी है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में फिल्माए गए गाने हमेशा से सुपरहिट रहे हैं, फिर चाहे वो रोमांटिक एल्बम हो या फिल्मी गाने। यही वजह है कि बॉलीवुड की पहली पसंद भी कश्मीर है। कश्मीर के गुलमर्ग में इन दिनों मौसीकीकार और सिंगर नकास अजीज के एल्बम हीरिये की शूटिंग जारी है। हीरिये एक रोमांटिक म्यूजिक एल्बम है। यही वजह है कि नकास ने शूटिंग के लिए कश्मीर के गुलमर्ग जैसे खूबसूरत मकाम को चुना। हम लोग यहाँ पे एक सॉन्ग, एक म्यूजिक एल्बम का वीडियो शूट करने आए जिसका नाम है हीरिये, जो कि नकाश अजीज जी का है। सो ये उनका पहला सिंगल है। इट्स लाइक अ नाइस रोमांटिक बैलेड। सो वी थॉट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक कश्मीर ओनली टू कम एंड शूट इट। एंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी मतलब यहाँ पे हम लोग वी गॉट सच अ वंडरफुल प्लेस एज कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में, तो वाई नॉट कम हेयर एंड एक्चुअली उसका फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ पे वंडरफुल शूटिंग की जाए। अब हम लोग जैसे कि आए इतनी दूर से, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि हम इतनी दूर से इतना आए, बिकॉज ऐसी जो लोकेशन है आपको कहाँ मिलेगी। शूटिंग कर रहे अदाकारों की माने तो कश्मीर शूटिंग के लिए सबसे बेहतरीन है, जहां की कुदरती खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अदाकार शूटिंग के साथ साथ बर्फबारी का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मेरी फेवरेट प्लेस है, मतलब मैं हमेशा से आना चाहती थी यहाँ पे और मैं पहली बार बर्फ विटनेस कर रही हूँ। तो आई थिंक निशान रेडी एंड एक्शन इंडिया एंड सबको यहाँ आना चाहिए। फिलहाल तो हम गुलमर्ग में है, तो गुलमर्ग तो मेरा करंट फेवरेट प्लेस हो गया है और मैं ढूंढूंगी कि मैं वापस सर मेरे लिए परफेक्ट है का वासिक हूँ। आई थिंक गुड फॉर यू सर। फिल्म इंडस्ट्री
मतलब जितने भी सीन्स हम प्रमोट करते हैं या जो लोकेशंस हम चूज़ करते हैं, तो हम ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी अच्छी सुंदर जगह है और ये जगह पे तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे शॉट्स हमें मिल सकते हैं। गुलमर्ग का मतलब होता है फूलों का मार्ग, यानी कि फूलों का रास्ता। जम्मू और कश्मीर के मगरबी इलाके में मौजूद गुलमर्ग विंटर स्केटिंग के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ बॉबी से लेकर हैदर तक की शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जब तक है जान और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्में भी यहाँ शूट हुई हैं। जी सलाम के लिए BA सागर की रिपोर्ट, गुलबर्ग। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर के बांदीपुरा के सुंबुल में इस वक्त खुशी का माहौल है। यहाँ पांडव नाम से मशहूर मंजूर अहमद डार को IPL में जगह मिलने के बाद लोगों के साथ घरवाले भी मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंजूर अहमद डार का सिलेक्शन प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब में हुआ है। वजीर खेल इमरान रजा अंसारी ने मंजूर को सिलेक्शन पर मुबारकबाद दी। कल उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हमें मंजूर पर फख्र है। आपको बता दें कि मंजूर को 20 लाख के बेस प्राइस के साथ टीम ने अपने साथ जोड़ा है। किंग्स 11 पंजाब अपना पहला मैच दिल्ली के साथ 8 अप्रैल को मोहाली में खेलेगी। बेरोजगार मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन ने जम्मू में पोस्ट निकालने की मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उनका कहना है कि सरकार ने कई बार उनके लिए अस्पतालों में पोस्ट निकालने के लिए वादे किए, लेकिन आज तक कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई। इसको अपने साथ नाइंसाफी बताते हुए उन्होंने कहा कि हर बार उनकी इस जायज मुतालबात को अनदेखा किया जाता है। इस मौके पर एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हुकूमत की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही कहा कि अगर सरकार ने 15 दिनों के अंदर नौकरियों का ऐलान नहीं किया तो इसके खिलाफ कड़े इक़दाम उठाएंगे। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरें। यूपी के कासगंज तशद्दुद मामले में यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसपी सुनील कुमार हटाए गए। यूपी के कासगंज में हालात काबू में, अब तक 112 दंगाई गिरफ्तार, शहर में अभी दावा 144 नाफिज। इंतजामिया ने लोगों से अमन और चैन बनाए रखने की अपील की है। लोकसभा में वजीर खजाना अरुण जेटली ने पेश किया इक्तिसादी सर्वे, 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ 7 से 7.5% रहने का इम्कान। इकोनॉमिक सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8% और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.1% रहने का इम्कान। इक्तिसादी सर्वे में क्रूड की कीमत 12% तक बढ़ने का इम्कान। सदर जमहूरिया के खिताब के साथ पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत। सदर जमहूरिया ने कहा 2018 का साल नए भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकजी सरकार देश में सामाजिक इंसाफ और इकोनॉमिक जमहूरियत के लिए काम कर रही है। बजट सेशन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सभी पार्टियां मुस्लिम खवातीन को नए साल की सौगात देंगी। पीएम मोदी ने इकोनॉमी में सुधार की बात कही। पीएम मोदी ने अपोजिशन से मदद की उम्मीद जताई, कहा देश सियासी पार्टी से ऊपर होता है। अलीगढ़ में एहतजाज कर रहे 2 लोग गिरफ्तार, चंदन गुप्ता की फोटो लेकर कर रहे थे नारेबाजी। झारखंड असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज, फर्जी मुठभेड़ मामले में की डीजीपी पर कार्रवाई की मांग। लंदन में बलोच कारकुनान का एहतजाज, सीपीईसी की मुखालफत की। जनूबी कश्मीर के शोपियां में हुई झड़प के खिलाफ कुलगांव में दूसरे दिन भी एहतजाज जारी। आर्मी चीफ बिपिन रावत का आफ्सपा पर बयान, का आफ्सपा हटाने का सवाल ही नहीं। जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हंगामा, रियासत में आम बाशिंदों के कत्ल में इजाफे का लगाया इल्जाम।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली जावेद राणा का मुल्क मुखालिफ बयान पर ताली बजाते वीडियो वायरल। दिल्ली के बंगाली मार्केट में डिवाइडर से टकराई कार टकराने के बाद भी बाल बाल बचा ड्राइवर। मुंबई के नायर अस्पताल में एमआरआई से नौजवान की मौत के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, अस्पताल के 3 मुलाजमीन पर केस। ऑस्ट्रेलियन ओपन में फेडरर ने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीता, क्रोएशिया के मारिन को हराकर खिताब जीता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान, 3 T20 मैचों की सीरीज 18 फरवरी से शुरू होगी। सुरेश रैना को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला, भारतीय T20 टीम में वापसी, युवराज को जगह नहीं। फिल्म परमाणु और परी 2 मार्च को एक साथ रिलीज होगी। परी में अनुष्का शर्मा जबकि परमाणु में जॉन इब्राहिम ने भूमिका निभाई है। परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्ट्रेचर मार्कस वाली तस्वीर, 13 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया।